हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना पार्ट नंबर 4 ऑफ NCERT एक्सप्लेनेशन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था नर्स इक्वेशन के बारे में, जिसमें पहले हमने पढ़ा था कि हाफ सेल्स में कैसे हमने नर्स इक्वेशन अप्लाई की थी, फिर फुल रिएक्शन में कैसे अप्लाई की थी। अब हम आगे आते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स इक्वेशन की। नर्स इक्वेशन की हेल्प से आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालेंगे। तो देखिए, पहले पढ़ते हैं। इन द सर्किट इन डेनियल सेल का जो सर्किट था इज़ क्लोज्ड, देन वी नोट दैट द रिएक्शन। जब आप सर्किट क्लोज कर देते हैं तभी रिएक्शन होती है, और जब रिएक्शन होती है तो कौन सी रिएक्शन हमने नोट की, जिंक प्लस कॉपर आयन, और फिर इससे बन गए थे जिंक आयन प्लस कॉपर। तो यहाँ पे हमें पता था कि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर का क्या हो रहा था, उसमें रिडक्शन हो रहा था। ये रिएक्शन होती है, और जैसे जैसे टाइम पास होता है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक आयन कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। तो जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक आयन है वो इंक्रीज़ होती रहेगी, वाइल द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन्स कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। तो और कॉपर आयन्स, जो कॉपर आयन्स है उनकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ होती रहेगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेके जमा होते रहेंगे, कहाँ पे? कॉपर के इलेक्ट्रोड पे। और जिंक आयन क्या होगा? जिंक आयन आपके जो इलेक्ट्रोड है, जो इसमें जिंक इलेक्ट्रोड है, एक मिनट रुकिए। जैसे ये सेटअप था आपका डेनियल सेल का, तो जैसे ये जिंक इलेक्ट्रोड है, यहाँ से आपके जो जिंक आयन है वो सॉल्यूशन में जा रहे थे, ठीक है, और यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रॉन बचा, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके इस वाले सॉल्यूशन में जा रहा था, और इस वाले सॉल्यूशन में क्या कर रहा था, वो कॉपर आयन्स को रिड्यूस कर रहा था, और कॉपर आयन रिड्यूस होकर कॉपर इलेक्ट्रोड पे जमा हो रहे थे। तो जो इलेक्ट्रॉन इधर से ट्रैवल कर रहे थे वो इस वाले सॉल्यूशन में आ जाएंगे, और इस सॉल्यूशन में क्या है, इस सॉल्यूशन में है आपके Cu2 पॉजिटिव आयंस। तो इस वाले सॉल्यूशन में आपके क्या है, Cu2 पॉजिटिव आयंस। वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, कॉपर आयंस को रिड्यूस किस में कर देंगे, कॉपर में, ठीक है। और जो कॉपर है ये कहाँ इकट्ठा होगा, ये हो जाएगा इकट्ठा आपका कॉपर रोड पे। तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा जो जिंक आयंस हैं वो क्या होंगे, वो इंक्रीज़ होते रहेंगे, जबकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर आयंस क्या होगी, डिक्रीज़ होती रहेगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब वोल्टेज ऑफ द सेल एज रीड ऑन द वोल्ट मीटर कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जो वोल्टेज है वो कम हो जाएगा। कम क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो धीरे 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 कम होते जाएंगे। After some time, we shall know that there is no change in concentration of copper ion and zinc ions. एक टाइम ऐसा आएगा कि कॉपर आयन और जिंक आयन की कॉन्सेंट्रेशन में ऐसा कोई चेंज नहीं आएगा। एंड एट द टाइम वोल्ट मीटर गिव्स जीरो रीडिंग, और जब वोल्ट मीटर क्या रीडिंग देगा, जीरो रीडिंग देगा। देखिए, जैसे करंट चलेगी तभी तो वोल्ट मीटर काम करेगा, है ना। फिर धीरे 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 जैसे नंबर ऑफ आयंस कम होते रहेंगे तो जो वोल्ट मीटर है उसकी रीडिंग कम होती रहेगी, और जब वो जो नंबर ऑफ आयंस हैं उसमें कोई चेंज नहीं होगा तो वोल्ट मीटर क्या रीडिंग देगा, जीरो। दिस इंडिकेट्स दैट इक्विलिब्रियम हैज़ बीन अटेन्ड। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट सेम हो तब क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम हो जाता है। मतलब जितनी रिएक्शन फॉरवर्ड बढ़ रही है उतनी बैकवर्ड बढ़ रही है, मतलब कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो वो होता है इक्विलिब्रियम। इन दिस सिचुएशन द नर्स इक्वेशन में भी रिटर्न है। तो इस सिचुएशन में क्या होगी, देखिए, जब वोल्ट मीटर आपका जीरो रीडिंग दे देगा, इसका मतलब ई सेल तो जीरो हो जाएगा, ई सेल जीरो हो जाएगा। अगर ई सेल जीरो हो जाएगा तो ई नोट सेल, तो नर्स इक्वेशन क्या होती है, नर्स इक्वेशन क्या होती है, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन 2F, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हैं, 2। और यहाँ पे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन जो सॉलिड वाला है वो हम छोड़ देंगे, लॉग प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि सॉलिड वाले की कितनी मानते हैं हम, 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आप लोगे कॉपर आयन की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। फिर इसकी वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो। जब इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो क्या बचेगा, ई नोट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन 2F लॉग जिंक आयन की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय कॉपर आयन की कॉन्सेंट्रेशन। अब आगे चलते हैं। तो देखिए, अब ये जीरो, सिंस ये ज़ीरो हो जाएगा यहाँ पे, तो ई नोट सेल तो यहीं पे रखेंगे। ये पूरी टर्म जब हम उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। जब हम ये पूरी टर्म इधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ तो सिर्फ ई नोट सेल होगा, तो ई नोट सेल हो गया ये इज़ इक्वल टू, ये पॉजिटिव में टर्म आ जाएगी 2.303 RT अपॉन 2F लॉग जिंक आयन अपॉन कॉपर आयन। लेकिन इक्विलिब्रियम में
प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, के सी यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है जी, तो इसकी जगह हम लिख लेंगे के सी यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और अगर आप 298 केल्विन पे देखें तो जो ऊपर की इक्वेशन है उसको क्या लिख लेंगे, ये हो जाएगी ई नोट सेल इज इक्वल टू 298 केल्विन पे। क्यों बोला है, क्योंकि जब आप 298 केल्विन पे लिखेंगे तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0.059, इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी 0.059। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 0.059 डिवाइडेड बाई 2 log Kc। हम आपको पता है कि ई नोट सेल क्या होता है, ई नोट सेल तो 1.1 वोल्ट होता है, किसके लिए, ये होता है डेनियल सेल के लिए। अब log Kc क्या हो जाएगा, देखिए log Kc हो जाएगा ये 1.1 वोल्ट में आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से और डिवाइडेड बाय 0.059। देखिए इसमें थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, ये था आपका ई नोट इज इक्वल टू, यहाँ तक आ गए हम तो 2.303 RT अपॉन 2F लॉग जिंक आयन की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय कॉपर आयन की कॉन्सेंट्रेशन। यही हमारी चीज़ क्या थी, केसी, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, केसी क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो इसकी जगह हम लिख देंगे केसी, ये हो जाएगा ई नोट हो जाएगा 2 और ये इसकी वैल्यू भी बताई थी, अगर 298 केल्विन की बात करते तो 0.059 हो जाएगा, हो जाएगा 0.059। ये आपको बहुत ध्यान रखना है क्योंकि 298 केल्विन नहीं दिया तो आपकी इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सो log ये हो जाएगा केसी। अब आपको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम पे ई नोट की वैल्यू होती है डेनियल सेल की 1.1 वोल्ट, तो हम यहाँ लिख देंगे 1.1 वोल्ट, यहाँ इधर आ जाएगा 0.059 डिवाइडेड बाई 2 Kc, सॉरी log Kc। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी, तो ये जाएगा 1.1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 0.059 इज इक्वल टू log Kc। अब मैंने बताया था, देखिए इसका बेस 10 है और जब आप हमें log हटाना होता है, जब log हटाना होता है तो हम क्या करते हैं, देखिए इसका बेस 10 है ना, तो 10 को तो हम लिख देंगे इधर और ये सब इसकी पावर में आ जाएगा 10 की, तो ये 10 की पावर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 1.1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 0.059 और इधर क्या बचेगा, सिर्फ केसी। देखिए केसी की वैल्यू आती है, जब इसको सोल्व करेंगे आप, इसको सोल्व करेंगे तो केसी की वैल्यू आएगी 2 इंटू 10 टू द पावर 20, 2 इंटू 10 टू द पावर 37 एट 298 केल्विन। तो जनरली अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो आपका ई नोट सेल इक्वल टू हो जाएगा 2.303 RT अपॉन NF log Kc। ई सेल क्यों नहीं लिया, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे ई सेल की वैल्यू कितनी होती है, 0। सो 10 जो ये ऊपर इक्वेशन है 2.14 गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एंड स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल in which the reaction take place. Thus, equilibrium constants of the reaction difficult to measure otherwise can be calculated from the corresponding E naught value of the cell. कि अगर आपको E naught वैल्यू पता है सेल की तो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हो, जो काफ़ी कठिन होता है नॉर्मली निकालना। अब देखिए जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। ये रिएक्शन दे दी कॉपर और यहाँ पे आपके हैं Ag प्लस आयंस और ये इधर से बन गया Cu2 पॉजिटिव और ये बन गया Ag। तो आपको पता चल रहा है कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है और सिल्वर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इसका ई नोट सेल दिया है 0.46, आपको सिर्फ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो ई नोट सेल हो जाएगा 0.059 वोल्ट। अब इसमें क्या दिया है, देखिए इसमें टेम्परेचर तो दिया नहीं, तो मैं टेम्परेचर 298 केल्विन ही मान लूँगी। तो 298 केल्विन टेम्परेचर ले लिया तो ये हो गया 0.059 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हैं इसमें। देखो Cu से Cu2 पॉजिटिव जा रहा है तो कोई एक पकड़ लेंगे हम, एक इसमें पकड़ लिया तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कितने हैं, 2, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे। log Kc, log Kc क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे होगा Cu2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय Ag पॉजिटिव,
क्या आएगा, log में टर्म आएगी Cu2 पॉजिटिव सॉलिड वाले को छोड़ देंगे डिवाइडेड बाय Ag पॉजिटिव का स्क्वायर, और यही हमारा क्या है, ये हमारा Kc है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये यहाँ पे लिख देंगे Kc, और इसकी वैल्यू दी है ई नोट सेल की वैल्यू दी है 0.46 वोल्ट। ठीक है, तो log Kc हो जाएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से ए नोट सेल की वैल्यू आपको दी है 0.46, तो ई नोट सेल आपका था 0.059 अपॉन 2 log Kc। ई नोट सेल की वैल्यू 0.46 है, तो 0.059 अपॉन 2 log Kc, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 2 डिवाइडेड बाई 0.059 इज इक्वल टू log Kc। इसको हम सोल्व कर लेंगे तो देखिए ये क्या आएगा, Kc क्या आएगा, Kc आएगा 10 टू द पावर 0.46 इंटू 2 अपॉन 0.059। इसको पहले आप सोल्व कर लेंगे, सोल्व करके कुछ वैल्यू आएगी ये। तो जैसे हम log की वैल्यू निकालते हैं ना, तो उसके बाद हम क्या निकालेंगे, एंटी लॉग की वैल्यू। देखिए अभी बताते हैं कैसे देखिए इसको सोल्व करने के लिए कैसे करती हूँ मैं। यहाँ पे देखिए 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 1 9, 0.92 डिवाइडेड बाय 0.0, इसको मैं 6 मान लेती हूँ, इसको 6 मान लेती हूँ, है ना, इजिकल टू log Kc, यही है हमारा। अब इसको मैं अप्रोक्स 1 मान लेती हूँ 0.92 को, और नीचे हमारा क्या आ जाएगा 0.6, 0.06, ये एक पॉइंट हटाया, ऊपर 2 0 लगाए, नीचे बचा 6, यह हो गया log Kc। तो Kc log Kc हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 6। तो आप इसको अगर इसमें इसकी वैल्यू निकालें, कैसे निकालें, 6 1 जा 6, कितना बचा 4 0, 6 6 जा 36, पॉइंट लगाया 36, फिर 4 0 तो 16.66 ऐसा कुछ मिलेगा। तो log Kc की वैल्यू हो गई 16.66। इसके बाद हम इसकी 16.66 का एंटी लॉग निकालेंगे। जब एंटी लॉग निकालेंगे तो Kc की वैल्यू आ जाएगी 3.92 इंटू 10 टू द पावर 15। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी एंटी लॉग की। तो उसमें क्या करते हैं, एंटी लॉग में इसकी वैल्यू निकालते हैं, 0.66 का देख लेते हैं एंटी लॉग में, और फिर जो ये पूरी टर्म होती है इसमें से एक कम कर लेते हैं, वो आती है हमारी पावर में। जैसे हमारी पावर आ रही है 10 टू द पावर 15, और इधर आ जाएगा 3.92। देखिए ये पूरा टेबल से अच्छे से समझ में आएगा। अभी टेबल अवेलेबल नहीं है, जब अवेलेबल होगी तो टेबल से आपको प्रॉपरली सिखा देंगे। ठीक है, अभी आप कैलसी की हेल्प से ये सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। अब हम गिब्स एनर्जी के साथ रिएक्शन देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज पास्ट। तो ये जो इलेक्ट्रिकल वर्क है, जो आप 1 सेकेंड में इलेक्ट्रिकल वर्क करते हैं, वो कितना इक्वल टू होता है, वो इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज। यानी कि देखिए इलेक्ट्रिकल वर्क, सपोज W है इलेक्ट्रिकल वर्क, ये होता है इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है सपोज E है ना, डिवाइडेड बाय चार्ज, टोटल चार्ज, सपोज टोटल चार्ज Q है तो टोटल चार्ज, तो ये हो गया इलेक्ट्रिकल वर्क। If we want to obtain maximum work from a galvanic cell, then charge has to be passed reversibly। और अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्क चाहिए किससे, गैल्वेनिक सेल से, तो चार्ज रिवर्सिबल पास होना चाहिए। मतलब जितना फॉरवर्ड डायरेक्शन में पास हो रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी पास होना चाहिए। द रिवर्सिबल वर्क डन बाय अ गैल्वेनिक सेल इज इक्वल टू डिक्रीज इन इट्स गिब्स एनर्जी। जो रिवर्सिबल वर्क है गैल्वेनिक सेल में, वो किसके इक्वल होता है, वो होता है डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी। जितना भी गिब्स एनर्जी में डिक्रीज होगा वो इक्वल टू होगा क्या, रिवर्सिबल वर्क के। Therefore, if EMF of the cell is E and NF is the amount of charge, अगर EMF of the cell E है और amount of charge NF है,
ऑफ चार्ज पास्ट एंड डेल जी आर इज गिव्स एनर्जी, और ये जो आपकी है ये गिव्स एनर्जी है रिएक्शन की, देन डेल जी आर इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। तो डेल जी की क्या होगी, टोटल चार्ज इनटू आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिकल वर्क। इट मे बी रिमेंबर्ड दैट ई सेल इज एन इंटेंसिव पैरामीटर, E cell is an intensive parameter, but delta G is an extensive thermodynamic property and the value depends on and आपका जो E cell है वो इंटेंसिव पैरामीटर है, मीन्स कि ये जो टोटल क्वांटिटी है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, ये डिपेंड करेगा, ये टोटल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड करेगा कि कोई चार्ज कैसे मूव हो रहा है, ठीक है, उनकी क्या टेंडेंसी है। बट जो डेल जी है वो एक्सटेंसिव थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, मतलब इसमें जो टोटल अमाउंट है वो मैटर करे। देखिए इंटेंसिव पैरामीटर में टोटल अमाउंट मैटर नहीं करती, मतलब जो जैसे कोई चीज़ है जो एक छोटे से पोर्शन के लिए वो सारे पोर्शन के लिए मतलब ट्रूथ होगी, जबकि जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, वो पूरा है उसके लिए अलग होगी और एक छोटे से पैरामीटर के लिए अलग होगी, ठीक है। तो इसीलिए जो ई सेल है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर दो चार्ज जितना आपको वो दे रहे हैं, अगर आपने एक चार्ज के लिए आपने वर्क निकाल लिया, ठीक है, अगर आपको पूरे टोटल नंबर ऑफ़ चार्ज के लिए निकालना है तो उस वर्क को आप टोटल नंबर ऑफ़ चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जितना उसमें टोटल अमाउंट है उसका क्या आ जाएगा, उसका पूरा वर्क आ जाएगा। जबकि जो गिब्स है वो है एक्सटेंसिव थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, उसमें छोटी अमाउंट के लिए कुछ और आएगा और ज़्यादा अगर आप एज अ होल लेंगे उसके लिए कुछ और आएगा। अब देखिए, अब आपकी इक्वेशन है जिंक प्लस Cu2 पॉजिटिव, यहाँ पे है जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस प्लस कॉपर। ये क्या है, ये तो हमारा डेनियल सेल की इक्वेशन है। इसके लिए अगर आप डेल जी निकालें तो N की जगह 2 आ जाएगा, F ई सेल। बट व्हेन वी राइट द रिएक्शन, जब आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल जी आर क्या आ जाएगा, -4F ई सेल। ऐसा क्यों, क्योंकि जो अब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है वो 2 की बजाय कितने हो गए, 4। देखिए यहाँ पे कितना चेंज आ रहा था, 2 का, कॉपर को भी पकड़ो, यहाँ पे चेंज 2 का और मल्टीप्लाई बाई 2 है तो 2 2 = 4, तो यहाँ पे आप 4 लिखेंगे। इफ़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टिंग स्पीशीज़ इज़ यूनिटी, अगर सारी रिएक्टिंग स्पीशीज़ की कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी हो तो ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल होगा, है ना। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि ई नोट सेल होता ही वही है जब हम इस कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी लेते हैं, तो ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नोट सेल। तो डेल जी जो होगा इज इक्वल टू होगा -NF ई नोट सेल, और जब यहाँ ई नोट आ जाएगा तो यहाँ भी जी नोट लिखेंगे, इसके ऊपर भी जी नोट, मतलब ये भी स्टैंडर्ड कंडीशन पे आपकी गिब्स एनर्जी आएगी। दस फ्रॉम दिस मेजरमेंट ई नोट सेल वी कैन ऑब्टेन एन इम्पॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी। तो ई नोट सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि इससे देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी हम निकाल रहे हैं, डेल जी भी निकाल रहे हैं, और तो डेल जी नोट है ये स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी है ऑफ द रिएक्शन फ्रॉम द लेटर मतलब लास्ट वाले से वी कैन कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, देखिए ई नोट सेल की वैल्यू तो आपको पता ही है, ई नोट सेल वैल्यू क्या होता है। ई नोट सेल की वैल्यू अगर आप लॉन के की टर्म में निकालें, ई नोट सेल क्या होता है, देखिए ई नोट सेल अगर आप निकालें ये हो जाएगा RT/NF लॉन के लिखा है, ठीक है। अब ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे ई नोट सेल की, जब इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए ये -NF, ई नोट सेल की वैल्यू लिख दो RT/NF लॉन के, NF से NF कैंसिल, क्या बचेगा -RT लॉन के। यही बात इसने बोली है कि इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है जी। अब देखिए, अब क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर डेनियल सेल कितना होगा, 1.1 वोल्ट है, ये तो हमें पता ही है। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, अब इसके लिए हमें स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी निकालनी है, तो डेल जी नोट इज इक्वल टू -NF ई नोट सेल। अब देखिए, अब इस इक्वेशन में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं, तो n की जगह 2 लिख लेंगे। फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 96487। इसको देखिए अगर ज़्यादा वैल्यू में डिफरेंस है ऑप्शंस में, है ना, अगर कम है बहुत माइनर है, पॉइंटों में डिफरेंस आ रहा है तो आपको यही वैल्यू रखनी पड़ेगी,
487, लेकिन अगर मेजर डिफरेंस है तो आप ये लिख लीजिए 96500, ये वैल्यू पुट कर देंगे। जब ये वैल्यू पुट एन की एफ की वैल्यू लिखेंगे 96487। फिर है ई नोट सेल की वैल्यू है 1.1 वोल्ट, ये तो हमें पता है। यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे 2 इंटू 1.1 वोल्ट इंटू 96487, ये आ जाएगा 21227। और अगर दो पॉइंट इधर खिसका के लिख देंगे तो जूल की वैल्यू किस में चेंज हो जाएगी, किलो जूल में। तो किलो जूल में देखिए, किलो जूल में अगर जूल को आपको किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो आप इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 1000 से। तो आप इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 1000। जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 3 स्टॉप बाद यहाँ पे एक पॉइंट लग जाएगा, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, किलो जूल में। फिर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, ये आप प्रैक्टिस करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इन कॉन्टैक्ट विद सॉल्यूशन हुज पीएच इज़ 10। ऐसे सॉल्यूशन के कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विद अ सॉल्यूशन ऑफ pH 10, मतलब जो आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, जो उसमें आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है, उसकी pH 10 है। अगर pH 10 है तो pH क्या होती है, माइनस लॉग एच होता है ना, ये pH होता है। और ये दिया हुआ है 10, तो एच आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितना हुई, एच आयंस की कॉन्सेंट्रेशन हुई 10 टू द पावर माइनस 10 टू दी, हाँ इसको देखिए log h क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन इधर चला जाएगा, -10। इसका बेस 10 है तो एच आयंस की कॉन्सेंट हो जाएगी 10 टू दी पावर, और ये कितने पावर में चला जाएगा, जो बेस है उसकी पावर में चला जाएगा ये। तो एच आयंस की कॉन्सेंट्रेशन दे दी। जो एस एच ई है आप उसकी हेल्प से ईजिली क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल निकाल सकते हैं। पोटेंशियल क्या, देखिए आपकी इक्वेशन क्या होगी, इसमें देख लेते हैं एक बार। इक्वेशन तो ये होगी ना, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन H2, 2 इलेक्ट्रॉन ले लें तो H2। तो इसका आपको क्या निकालना है, इसमें सेल का पोटेंशियल, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन कॉन्टैक्ट विद, तो ई सेल होता है ई नोट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन एफ को मैं 0.059 लिख लूँगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 इन्वॉल्व है। ये लॉग प्रेशर ऑफ H2 गैस डिवाइडेड बाय एच आयंस के कॉन्सेंट्रेशन का। देखिए क्या होता है SHE के लिए 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ई सेल हो जाएगा -0.5 कितना तो जाएगा। और एच आयन की कंसंट्रेशन कितनी बैठी थी, 10 टू द पावर -10। तो हम जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारी ई देखते हैं, कैलकुलेट रिएक्शन। अगला है कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग टेक प्लेस। का EMF निकालना है तो निकल प्लस 2 Ag पॉजिटिव, निकल 2 पॉजिटिव और ई नोट। इसके हमने आपको प्रैक्टिस करवाया हुआ है कि ये कैसे करना है। आपको वही लो, ठीक है। प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन में आप निकल रख देंगे, निकल की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। देखिए ई नोट सेल 1.5, तो मुझे मैं 0.059। नंबर कितने इन्वॉल्व है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व देख कर देखिए 2 डिवाइडेड बाय 2 लॉग कंसंट्रेशन दे रहे 0.60 डिवाइडेड बाय Ag आयन की कॉन्सेंट्रेशन दी है 0.2 आप इसको 16 वैल्यू आ जाएगी। ठीक, नंबर इन विच द
एक रिएक्शन कर रही है किसी सेल में जिसका ई नोट सेल ये है 299 पे, मैक्स 98 कैलोरी, रूम टेम्परेचर तो 25 के करीब होता है। कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द सेल रिएक्शन। तो ई नोट सेल आपको दिया हुआ है, तो पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्यों निकालेंगे? क्योंकि ई सेल 0 हो जाएगा, तो इसमें आपको निकालना है कांस्टेंट। कैसे है 59 log ई नोट सेल आपको दिया है 0.236, ये है 0.6 इज 0.059। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व है देखिए, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखिए 3 से 2 में जा रहा है, कितना चेंज आ रहा है 1, ठीक है। और स्टोइकियोमेट्रिक 2, तो 2, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2, वैल्यू हो गई 2 log, यहाँ से आप केसी, ठीक है। कैसे 0. यहाँ से आप केसी निकालेंगे, 2 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, डिवाइडेड ये नीचे आ जाएगा केसी। इसकी इसको सोल्व करके इसकी एंटी लॉग की वैल्यू निकाल लेंगे। और अगर आप कैलसी से सोल्व कर रहे हैं तो उसमें जो इसकी वैल्यू निकाल के उसे 10 टू द पावर इस तो आपका केसी 10 टू द पावर क्यों करेंगे? क्योंकि लॉग का बेस कितना है, यहाँ केसी होगा ना, माना तो 10 टू द पावर x, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? फ्री एनर्जी क्या होती है? गिव्स फ्री एनर्जी होती है एन एफ नोट और 2 हो गया, वैल्यू आप रख देंगे, कितनी है 96 0. तो ये तो फिर भी काफ़ी नॉर्मल सवाल हैं, प्रैक्टिस कर रखे हैं अपनी वीडियो में, तो आप करें, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आज हमारा ये अगला टॉपिक हम करेंगे कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस की कंडक्टेंस अगला टॉपिक करेंगे। इस वीडियो के लिए थैंक यू।